माय YouTube चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। हमने चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो स्टार्ट किया हुआ है उसमें एक टॉपिक पढ़ा था, लास्ट टॉपिक, जिसका नाम था कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब मैंने आपको बता दिया था। जो बच्चे नहीं, जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड करी, सिर्फ मीनिंग सुन लें और कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकल जो टॉपिक आता है इस चैप्टर का, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आता है वो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है, तो आप प्लीज वो वीडियोस देख लें। बट ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो आज का टॉपिक है उसके लिए मुझे आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का बेसिक मतलब बताना पड़ेगा। वो क्या होता है वो समझते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब, इधर देखो बेटा, कि हमें बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमें जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है, कैपिटल लगानी है, उसमें कितना पोर्शन तो आप डेब्ट्स का रखेंगे और कितना पोर्शन आप इक्विटी का, उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। जब आप ये डिसीजन लेने वाले हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना लोन होगा और कितना ओनर फंड होगा, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। इसी तरह का एक टॉपिक फाइनेंसिंग डिसीजन भी है, जहां पे हमने पढ़ा था कि कितना पैसा डेब्ट से लेना है और कितना इक्विटी से लेना है। इसके कुछ फैक्टर्स तो उसके जैसे हैं और कुछ फैक्टर थोड़े से अलग हैं। हम समझते हैं। पहला लिखा है रिस्क कंसिडरेशन। तो बताएं, ये तो हम पढ़ा चुका हूं मैं, कि अगर रिस्क की बात हो तो डेब्ट बेटर है या इक्विटी बेटर है? इक्विटी बेटर है, क्योंकि डेब्ट्स आर मोर रिस्की। आपने आंसर में भी लिख दिया, फिर भी नहीं याद आ रहा। क्या था कि डेब्ट्स जो है ज्यादा रिस्की है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही पड़ेगी। इंटरेस्ट की और प्रिंसिपल की। अगर वो पेमेंट नहीं हुई, देन आवर बिजनेस कैन गो इनटू लिक्विडेशन। वो केस कर देंगे और बिजनेस बंद हो सकता है। पर इक्विटी वालों के साथ हमारी ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं होती। देयरफॉर डेब्ट्स आर मोर रिस्की एंड इट इज एडवाइजेबल to take money from equity if you think risk as a major part. अगर आप रिस्क नहीं बेयर कर सकते, go for equity. क्लियर हो गई बात? पढ़ते हैं क्या लिखा है। यूज ऑफ डेब्ट increases the financial risk of the business. कह रहे डेब्ट बढ़ाने से बिजनेस का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। फाइनेंशियल रिस्क refers to the position when company is unable to meet its fixed charges. कह रहे हैं फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या है? वो पोजीशन जब कंपनी अपनी फिक्स चार्जेस को मीट नहीं कर पाती, दैट इज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। यानी कि जब वो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट नहीं कर पाते। देयरफॉर व्हेन रिस्क कंसीडरेशन इज हाई, फर्म शुड यूज इक्विटी फाइनेंसिंग। तो कह रहे हैं जब रिस्क ज्यादा हो तो हमें इक्विटी फाइनेंसिंग यूज करना चाहिए। ठीक है, यूज करना चाहिए। इक्विटी यूज करना चाहिए जब आप रिस्क के बारे में सोच रहे हो। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। बेटा कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब समझना, जब आप डेब्ट यानी लोन ले रहे हैं किसी से, जो पर्सन आपको लोन दे रहा है वो बदले में कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्यों लेगा इंटरेस्ट? क्योंकि वो अपना पैसा आपको दे रहा है, उस पैसे को दे के आपको वो रिस्क भी तो ले रहा है कि उसने अपना पैसा दे दिया, तो उसकी बदले जो वो इंटरेस्ट मांगता है, उस इंटरेस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ डेब्ट। अगर कॉस्ट ऑफ डेब्ट ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट ज्यादा है, तो हमें डेट से पैसा नहीं लेना चाहिए, हमें इक्विटी से पैसा ले लेना चाहिए। पढ़ो, देखो ये लिखा है, कॉस्ट ऑफ डेट मींस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ लेंडर ऑन डेट कैपिटल फॉर एज्यूमिंग द रिस्क। रिस्क लेने की वजह से जो इंटरेस्ट देना पड़ा। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिवेंचर्स और लोन। उस पे जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट। मोर डेट कैन बी यूज्ड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लो। अगर सस्ता मिल रहा है तो आप ज्यादा डेब्ट यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स रेट। इसमें एक पॉइंट लिखा है, वो समझाने से पहले एक बार एक चार्ट समझते हैं जो हम पहले भी समझ चुके हैं, कि अगर एक कंपनी का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 2 लाख। 2 केस ले रहे हैं। केस 1,
दोनों केस में अर्निंग हम सेम मान रहे हैं, कितनी है 2 लाख। इस केस में, केस 1 में नो डेब्ट्स, यानी कि कंपनी ने कोई लोन नहीं लिया। केस 2, कंपनी के पास डेब्ट्स हैं, डेब्ट्स ऑफ रुपीज 5 लाख एट 10%, यानी कि उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना है 10%। डेब्ट लिया है 10% के हिसाब से 5 लाख रुपए का। अब ये जो अर्निंग है, इसमें से सबसे पहले हम बाहर के खर्चे माइनस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। इसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि लोन नहीं है। इस पे इंटरेस्ट आएगा 50,000 का। तुम्हारी अर्निंग कितनी बची 2 लाख 1.5 लाख। इसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले, क्योंकि इंटरेस्ट तो माइनस हो गया इसमें से। अब इसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स। सपोज टैक्स का रेट है 30%, 60,000 और 45,000, 1,40,000 एंड 105,000। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब ये जो मैंने इंटरेस्ट दिया, इस इंटरेस्ट की वजह से जो मेरा टैक्स है, देखो कितना बच गया 15,000 की टैक्स की सेविंग हो गई। समझ रहे हो? अगर ये इंटरेस्ट ना होता तो मुझे टैक्स कितना देना पड़ता 60,000। ठीक है। बच्चे के दिमाग में आता सर 50 तो देना पड़ा ना इंटरेस्ट, यहाँ पे 50 बच गया। आप ध्यान से सोचना, मैं कह रहा हूं देना पड़ा, लेकिन मुझे 50 की वजह से 15 की सेविंग हुई। मुझे जो इंटरेस्ट देना पड़ा, कितना देना पड़ा 50, उसकी वजह से 15,000 बच गए, तो मेरे को नेट इंटरेस्ट कितना देना पड़ा 35 देना पड़ा। कितने पैसे लिए मैंने 5 लाख। 5 लाख के ऊपर सिर्फ 35,000 देना है, यानी कि 35,000 जो मैंने दिया कितने पे दिया 5। इसका मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ 7% इंटरेस्ट देना पड़ा। कितना देना पड़ा 10 नहीं है। टैक्स की वजह से मेरा इंटरेस्ट रेट मुझे 7% बच रहा है, क्योंकि 30% लगभग 15,000 रुपए मेरे को क्या बच गया टैक्स की सेविंग हो गई। समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं अगर टैक्स रेट ज्यादा है आपके एरिया में, आपके बिजनेस पे टैक्स रेट ज्यादा लगता है, तो मोर डेट विल बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि टैक्स की वजह से इंटरेस्ट की सेविंग, इंटरेस्ट की वजह से टैक्स की सेविंग हो जाती है। जितना ज्यादा टैक्स रेट होगा उतना ही ज्यादा आपका फायदा होगा डेट्स लेने में, क्योंकि ये टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। बच्चा कहता है सर इसमें सारा, बेटा इसमें एक नुकसान और भी है कि ये जो जितना बच गया सारा किसको देना पड़ेगा? इक्विटी वालों को। यानी कि यहाँ पे एक तो टैक्स भी ज्यादा गया और इसमें से भी इक्विटी वालों को देना पड़ेगा। अल्टीमेटली इसका जो नेट प्रॉफिट है वो इससे कम आने वाला। समझ रहे बात को? क्लियर हो गई बात? तो इससे हमारे को क्या सीखने को मिला कि अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो हम क्या यूज करें? यूज मोर डेब्ट। पढ़ते हैं, यही लिखा है। सिंस इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। अभी बताया ये कौन सा खर्चा है? टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ डेट इज अफेक्टेड बाय टैक्स रेट। कह रहे डेट की जो कॉस्ट है वो टैक्स रेट से उस पर फर्क पड़ता है। A higher tax rate makes the debt relatively cheaper. More debt can be used. कह रहे हैं जितना ज्यादा टैक्स रेट होगा डेट उतने सस्ते पड़ते हैं और हम ज्यादा डेट्स को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हमने बोरोइंग करी 10% पे, टैक्स रेट है 30%, मीन्स दैट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 7%। कह रहे डेट के बाद जो टैक्स इंटरेस्ट का रेट पड़ेगा ना वो सिर्फ 7% पड़ेगा। कैसे 7? लेट अस अंडरस्टैंड हाउ। सपोज 10% डिवेंचर ऑफ ₹1 लाख एंड टैक्स रेट इज 30%। समझ आया? लोन ले रहे हैं 1 लाख का और टैक्स रेट है 30%। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मान लो सिर्फ 40,000। 40,000 आपने कमाया और आपने लोन कितना ले रखा है 1 लाख का, तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10%। 1 लाख का 10% 10,000। प्रॉफिट कितना है आपका 30,000। अब इस 30,000 पे आपको टैक्स देना है कितना 30%।
कितना देंगे? 9,000। अगर ये इंटरेस्ट ना होता, इफ देयर इज नो डेट, टैक्स विल बी 30% ऑफ 40,000, 12,000 इंटरेस्ट टैक्स लेना पड़ता। दस टैक्स सेविंग इज 12 माइनस 9, 3,000 टैक्स की सेविंग हुई। सो नेट इंटरेस्ट पेएबल, तो नेट इंटरेस्ट कितना दिया? 10 माइनस 3, 7,000, विच इज 7% ऑफ ₹1 लाख। क्लियर हो गई बात? ये ऐसे निकला 7%। क्लियर? आगे चलते हैं। ROI, बेटा ये पिछली वीडियो में समझाया था, जो बच्चों ने नहीं सुना था, मतलब नहीं अटेंड करी, उसमें आप समझ लें। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब मैंने पैसा लगा के, इन्वेस्ट करके कितना कमाया, पैसा लगा के कितना पैसा कमाया, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि जो आप कमा रहे हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे? बिजनेस में लोन लेके पैसा लगाना चाहिए या नहीं? सिचुएशन समझो कि जो मैं कमा रहा हूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैं कमा रहा हूं 12% और मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है सिर्फ 7%, तो मैं लोन पे पैसा लेके लगाऊं या ना लगाऊं? लेके लगाऊं, क्योंकि उनके पैसे पे बीच का 5% मैं कमा रहा हूं फ्री में। समझ गए बात को? तो ये था, इसकी डिटेल डिस्कशन पिछली वीडियो में कर रखी है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसमें हमने फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज पढ़ा था। तो अगर मेरी इन्वेस्टमेंट पे जो अर्निंग है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझे ज्यादा पैसा डेट से लेना चाहिए। क्लियर हो गई बात? पढ़ते हैं। When ROI of a company is higher than rate of interest on debt, it can use more of debt to increase the earning per share. Earning per share बढ़ाने के लिए हमें डेट को ज्यादा यूज करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। ये तो पहले पढ़ चुके हैं। अगर किसी बिजनेस का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो हमें डेट से लेना चाहिए पैसे या इक्विटी से? क्यों? क्योंकि हम इंटरेस्ट की पेमेंट बहुत इजीली कर सकते हैं। जिन बच्चों ने टेस्ट दिए होंगे उन्हें पॉइंट याद आ जाएंगे। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। साइज ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो मस्ट बी कंसिडर्ड। कह रहे कैश फ्लो का साइज आप पहले ही देख ले बिफोर बोरोइंग, बोरो करने से पहले। अ कंपनी हैज कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन। एक कंपनी को कैश कहां देना पड़ता है? फॉर नंबर 1 नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, नंबर 2 फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, एंड नंबर 3 फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को देने के लिए पैसा होना चाहिए, इसलिए आपको कैश फ्लो पोजीशन पहले कंसिडर करनी चाहिए। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लेने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। अभी बताया, आप कहीं से भी पैसा लेते हैं उसके बदले में कुछ देना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। उस चीज की कॉस्ट, कोई भी चीज कहीं से ली उसके लिए पैसा देना है, वो कॉस्ट है। अब अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हैं, क्या वो डिविडेंड मांगते हैं? यस, मांगते हैं। डिविडेंड तो देना पड़ेगा, तो डिविडेंड इज द कॉस्ट टू इक्विटी। कह रहे हैं इक्विटी वाले जो कॉस्ट, जो डिविडेंड मांगते हैं वो आपकी कॉस्ट है, पर इक्विटी वाले ज्यादा पैसा कब मांगेंगे? जब आप डेब्ट्स ज्यादा रेज कर लोगे। मतलब अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि डेब्ट टैक्स रेट जैसे इंडिया में ज्यादा है तो डेब्ट्स अच्छे होते हैं। बच्चे कहते हैं सर अपना लगाना ही क्यों, डेट से लेते रहो ना, टैक्स सेविंग भी होगी और उनके पैसे से जब हम ज्यादा कमा रहे हो तो उनसे ही लेते रहो। समझ रहे हो बात को? अब उनसे ही लेते रहेंगे, एक लिमिट के बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर यानी कि ओनर है ना, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। क्यों? वो कहेगा आप जितना ज्यादा बोरो कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी इंटरेस्ट की कमिटमेंट उतनी ज्यादा बढ़ रही है। अब इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा तो इसका मतलब इक्विटी वालों के लिए बहुत कम बचने वाला है और वो उस पे एग्री नहीं करेंगे, इसीलिए एक लिमिट तक ही बोरो करना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इट मींस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल फॉर एज्यूमिंग द रिस्क। जो वो रिस्क ले रहे हैं उसकी बदले जो वो पैसा मांगते हैं, इट इज द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स। समझ आ गई बात? When a company increases debt, अगर कंपनी अपने डेब्ट बढ़ा रही है, the financial risk faced by the equity shareholder also increase, उनका भी रिस्क बढ़ जाता है। Consequently, their desire
रेट ऑफ रिटर्न में इंक्रीज, तो वो डिविडेंड भी ज्यादा मांगेंगे, इसलिए ज्यादा डेब्ट रेज मत करना। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट समझाया था आपको। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, कहीं से पैसा उठाने के बदले में जो पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि शेयर इशू करते टाइम आपको लोगों को बताना पड़ता है ना कि हम अपनी कंपनी के शेयर इशू कर रहे हैं, एडवर्टाइज करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, उन सबको इशू करने की कॉस्ट वो होती है फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है तो आपको इक्विटी से पैसा लेना चाहिए या डेब्ट से ले लें? अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है तो आपको फंड्स इक्विटी से रेज करने चाहिए या डेब्ट से? मैं कह रहा हूं इक्विटी से पैसा लेना महंगा है तो आपको फिर कह रहे हैं इक्विटी से ही लेंगे। सर हम पागल है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब अभी बताया कि शेयर को इशू करने की कॉस्ट, और मैंने कह दिया वो इशू कॉस्ट ज्यादा है, तो आप डेब्ट से पैसा ले लेंगे ना, क्योंकि डेब्ट सस्ता पड़ेगा आपको। देखो क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा। पब्लिक इशू ऑफ शेयर रिक्वायर कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर, कह रहे हैं इसमें बहुत खर्चा हो रहा है। गेटिंग अ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मे नॉट कॉस्ट सो मच, लोन लेना इतना महंगा शायद ना पड़े, इसलिए गो फॉर डेब्ट्स। लास्ट पॉइंट, कंट्रोल। पहले भी बता कि अगर आपको कंट्रोल की टेंशन है तो डेब्ट से पैसा ले या इक्विटी से? डेब्ट से। बेटा कंट्रोल तो सिर्फ इक्विटी वाले करते हैं, आपने और इक्विटी इशू कर दिया तो क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपकी कंपनी का कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाएगा। मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर किसी कंपनी के पास पूरे 51% शेयर है और पब्लिक के पास 49, आपने 2% शेयर अगर पब्लिक के पास और पहुंच गए तो वो आपकी कंपनी के कंट्रोल में आ सकती है। तो इसीलिए अगर आपको कंट्रोल की टेंशन है, गो फॉर डेब्ट, क्योंकि डेब्ट से कभी भी आपका कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। उन्हें इंटरेस्ट से मतलब होता है, वो कभी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। देखो क्या लिखा है, डेब्ट नॉर्मली डज नॉट कॉज अ डाइल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। कह रहे वो मैनेजमेंट का कंट्रोल खत्म नहीं करते। व्हाइल इशू ऑफ इक्विटी शेयर में रिड्यूस मैनेजमेंट होल्डिंग इन द कंपनी, देयर इज अ थ्रेट ऑफ टेक ओवर ऑल्सो। टेक ओवर का खतरा भी आपके ऊपर डेवलप हो जाता है, इसीलिए कभी भी कंट्रोल के केस में आप इक्विटी से पैसा ना लें। क्लियर हो गई बात? अभी फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल। अभी के लिए बाय बाय।